हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। और ये पूरा यूट्यूब चैनल आपको आईआईटी नीट का प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड करेगा कम्पिटिटिव एग्जाम प्लस में 12th और 11th एग्जाम का। और ये आप सभी को पता है क्वालिटी और कंटेंट किस लेवल का मैं डिलीवर करता हूँ, उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं होता है। तो चलिए आज इस 11th क्लास के यूनिट नंबर फर्स्ट का आज लास्ट लेक्चर होगा और इसी लेक्चर के साथ साथ हमने वो सारी बातें कवर अप की है जो इसके अंदर आ सकती हैं। अब कोशिश रहेगी कि एक लेक्चर इसके न्यूमेरिकल्स का भी ले लें ताकि सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर। उसके अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल्स होंगे, 30-40 न्यूमेरिकल का वो क्वेश्चन रहेगा जो आपके लिए प्रॉपर रहेगा। और इसलिए आपके पूरा बेनिफिट मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आपको एक कोचिंग के लिए भी भटकना ना पड़े। ये मान के चलिए एग्जैक्टली कोचिंग के अकॉर्डिंग पैटर्न चल रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। इसके अलावा आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको भी इसका बेनिफिट होगा, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा। आज का हमारा हीटिंग टॉपिक होगा एरर इन मेजरमेंट। बाकी सारी टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं, केवल आज एक टॉपिक बचता है और उसका नाम है एरर इन मेजरमेंट। जब भी नोटिस किया गया है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, एक तो इस टॉपिक से आते हैं और एक डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन से। इस पूरे चैप्टर के इस यूनिट के जो पहली यूनिट है इसके दो टॉपिक ही हीटिंग में रहते हैं और वो पहला टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट और दूसरा है डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये टॉपिक मैं करवा चुका हूं और आज ये टॉपिक हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में एरर क्या होती है? अब बेसिकली तौर पे अगर हम बात करें तो एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है किसी के अंदर त्रुटि होना, हिंदी में बात करें तो। और त्रुटि कैसे हो सकती है भाई? त्रुटि ऐसे हो सकती है कि आपको कोई वैल्यू दी गई है, मान लिया जाए मैं आपको कह दूं कि ये जो पेन है, इस पेन की जो लेंथ है लगभग 15 सेंटीमीटर है और मैं आपको ये पेन दे दूं, कह दूं कि इसको आप इसकी लेंथ को मेजर करके बताइए। आपने स्केल लिया और स्केल से जब आप इसको मेजर करने लगा कि जी अब ये तो 14.8 सेंटीमीटर आ रही है, थी तो ये 15 सेंटीमीटर, आपने इसको क्या कर दिया 14.8 सेंटीमीटर बता दिया, यानी कि आपने जो रीडिंग ली है वो गलत ली है। इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई एरर आ गया है और उसी त्रुटि को हम क्या नाम देते हैं? इंग्लिश में एरर नाम देते हैं। यानी कि जो किसी की ट्रू वैल्यू है उसमें से अगर मेजर्ड वैल्यू घटा दूं तो वो किसको जन्म दे देगी? एरर को जन्म देगी। एरर का जन्म कहां से होता है? बेसिकली तौर पे अगर हम बात करें एरर का जन्म के मुख्य जो कारण होते हैं, पहला कारण होता है कि जो ऑब्जर्वर है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट ना करे। पहली बात तो रीडिंग को अच्छी तरह से नोट ना करे, दूसरी बात। तीसरी बात, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। चौथी बात, लीस्ट काउंट टाइप की एरर हो। ये 3-4 कारण होते हैं जो हमेशा त्रुटि को जन्म देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है, ना तो वो मशीन 100% है, ना मनुष्य 100% है। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, प्रत्येक किसी भी मैटर के अंदर, प्रत्येक किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, प्रत्येक किसी भी मेजरमेंट के दौरान कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ये डिफरेंस होता है। अगर हम एरर की बात करें, तो ये डिफरेंस होगा किस किस के अंदर? दैट इज ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के अंदर। एंड मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहां पे, इट इज अ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का ये डिफरेंस होता है भाई। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। और ये एरर आप जब भी देखने को मिलेगी तो बहुत स्मॉल एरर होगी, बहुत ही स्मॉल एरर होगी। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो, मान लिया जाए स्केल का यूज़ करते हो बार बार किसी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, आप इसमें भी नोट कर पाओगे कि बार बार डिस्टेंस अलग आती है, चाहे वो पॉइंट में फ़र्क हो। 15.1 सेंटीमीटर, 14.9 सेंटीमीटर, 14.95 सेंटीमीटर, 15.05 सेंटीमीटर, एरर इतनी आती है। अब आप ऐसे मत सोचना कि आपने कोई लेंथ दी वो 15 सेंटीमीटर, आप उसको 10 सेंटीमीटर कर दोगे, इतना बड़ा एरर तो खुद ही दिख जाएगा कि गलत है।
एरर हमेशा होता बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, इसलिए जो ट्रू वैल्यू होती है और उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। और एक्सपेरिमेंट जो लैब में होता है वैसे तो होता है, आपको ट्रू वैल्यू नहीं बताएगा टीचर, आप कह देगा कि ये आपको एक वायर दिया गया है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपको ये वायर मैं दे देता हूँ इतना, और इसकी ट्रू वैल्यू केवल मेरे को मालूम है, आपको नहीं पता। मैं कहता हूँ कि जाओ और इसको आप स्केल की मदद से मेजर करके लाओ कितनी है। अब सपोज कीजिए आपने बता दिए जी 10.005 सेंटीमीटर है, एक बच्चा ये बता रहा है, और एक बच्चा बता रहा है जी 9.95 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू का पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता है। अब इसमें कितना एरर आया, बहुत कम। कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटा दो। कहोगे सर ये तो नेगेटिव आ गया, तो एरर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, नेगेटिव एरर, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से माइनस करोगे तो पॉजिटिव एरर आ गई। मतलब जो एरर का कंटेंट है, जो एरर का अमाउंट है, वो बहुत ही स्मॉल होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा एरर का अमाउंट नहीं होता। एरर हमेशा छोटा सा होता है, बिल्कुल कम होता है, 2, 3, 4, 5% तक होता है, बड़े एरर नहीं होते। अब आप 10 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर बनाओगे तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है सभी को, पर ये 0.5 जैसे 10.05 सेंटीमीटर है, इससे मालूम भी नहीं पता चलता। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो रीडिंग को हार्डली अफेक्ट नहीं करता, जो हमारा लास्ट आंसर आना चाहिए उसमें ज़्यादा अफेक्शन नहीं होता। उसमें कितना सा हो सकता है, थोड़ा सा 2 या 3% का एरर हो सकता है। हम 9-10% तक एरर तो सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया, मैं कहता हूं कि इसकी थिकनेस बताइए, आपने वर्नियर कैलिपर को लिया, इसकी जो मोटाई है वर्नियर कैलिपर से इस एक्सपेरिमेंट को सोल्व किया। जब आपने लास्ट में मुझे पता है कि इसकी थिकनेस भाई कितने mm है, आपने थोड़ा सा एरर दे दिया तो कोई बात नहीं। आपने कह दिया जी 5%, 7% एरर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कह दो जी 35% एरर आया, फिर वो मान्य नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट गलत है। लगभग जो है 8% मान के चलिए आपके एरर को सहन कर लिया जाएगा, अगर आपने 8% है। कोई टीचर कहता है जी कोई बात नहीं, 10% तक एरर को भी हम सहन कर लेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं एरर 5% से ज्यादा आपके एक्सपेरिमेंट में नहीं होना चाहिए, अगर आप अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगर एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट पूरा गलत किया, आप दोबारा रिपीट कीजिए। बेसिक बात ये। अब इस एरर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रोस एरर, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं तो सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रोस एरर, 3 तरह का एरर है। सिस्टमैटिक एरर का मतलब द एरर अकर इन सिस्टमैटिक मैनर, या तो एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या एरर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं भैया। यहीं पे हम तीनों का बखान करेंगे, तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो द एरर अकर इन सिस्टमैटिक मैनर एंड, खास बात, क्वेश्चन पूछा गया इस लाइन पे, बता रहा हूं, याद रखना भैया, कोज ऑफ एरर इज नोन, जो एरर का कोज होता है वो भी क्या होता है, नोन। खास बात ये है, इन दोनों में जब डिफरेंस बनाओगे तो एक बेसिक डिफरेंस यही है कि ये एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है एरर या नेगेटिव डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान, या तो सारे एरर पॉजिटिव आएंगे या सारे एरर नेगेटिव आएंगे। और दूसरी बात, खास बात, कोज ऑफ एरर इज नोन, हमें यह पता होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एरर क्यों हुआ है, उसको हमें पता रहता है, इसलिए कोज ऑफ एरर पता होता है। किसमें, सिस्टमैटिक एरर में कोज ऑफ एरर पता होता है। अब दूसरा रैंडम एरर, अकर इन रैंडम मैनर, यानी कि कभी तो पॉजिटिव एरर आ जा रही है, कभी नेगेटिव एरर आ जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे दूं, मान लिया जाए मैंने कोई लेंथ को मेजर करना है, मैंने पहली बार उसको मेजर किया तो पॉजिटिव एरर आ गई, दूसरी बार मेजर किया तो नेगेटिव एरर आ गई, तीसरी बार किया फिर से पॉजिटिव आ गई, चौथी बार किया फिर से नेगेटिव आ गई। बार बार हम क्या करते हैं, जब हमारी कोई रीडिंग अच्छे से नहीं आती, बार बार उसको रिपीट करते हैं। ये आपको भी पता है, अगर आपको कोई चीज दी गई है, मैं कहता हूं ये काम करो, अगर वो काम आपसे पूर्ण नहीं हो रहा, अच्छे से पूर्ण नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा दोबारा कर, फिर तिबारा कर, फिर चौथी बार कर, 5वीं बार कर, करना तो पड़ेगा। जब हम बार बार कर रहे हैं तो कभी तो पॉजिटिव एरर आ रही है, कभी नेगेटिव एरर आ रही है, कभी पॉजिटिव एरर आ रही है, कभी नेगेटिव एरर आ रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहा जाता है। रैंडम का मतलब कोई कहीं से आ रही है। ठीक है,
और एंड cause of error is not known, यहां पे जो है एरर का कारण नहीं पता होता, एरर का रीजन हमें नहीं पता होता, एरर क्यों आया है, पर यहां पे पता होता है। ये बेसिक डिफरेंस समझिए। ये क्वेश्चन बन के आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैंने आपको ये वादा कर रखा है कि जो भी क्वेश्चन जहां से बन सकता है, चाहे वो कितना भी पताल लोक में पढ़ाओ, वहां से खींच के आपको दे दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। सिस्टमैटिक एरर मतलब जो सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा है। मैं रीडिंग के लिए बोल रहा हूं, आपने 20 रीडिंग ली, 20 रीडिंग, जब आप 20 रीडिंग ले रहे हो, मतलब जब आप 11th क्लास में जो बच्चे नए एंटर करेंगे, मैं उनको बता दूं एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या होता है। हम क्या करेंगे, आपको रीडिंग के लिए बोलेंगे। अब मैं सिंपल सी बात से समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये लेंथ है, आपने क्या किया, मेजर करके मेरे पास लेके आई लेंथ, ये लेंथ इतनी सेंटीमीटर है, और मैंने देखा इन्होंने तो गलत निकाला है, बहुत कम या बहुत ज्यादा निकाल दी। मैं कहूंगा दोबारा करके लाओ, फिर भी नहीं आई, फिर कहूंगा तीसरी बार, फिर कहूंगा चौथी बार, जब तक उसमें एरर 2 या 3% नहीं रह जाती, मैं बार बार आपसे रीडिंग लेता रहूंगा। मान लीजिए आपने 20 रीडिंग को दे दिया, 20 रीडिंग को दे दिया। अब 20 रीडिंग को देने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि रीडिंग कैसी चल रही है। अगर उसमें सारे एक ही डायरेक्शन में एरर आ रहे, सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे या सारे नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर एरर आ रहे हैं, तो मैं ये बात समझ जाऊंगा कि इसके पास जो है सिस्टमैटिक एरर का टॉपिक है और इसके एरर का कारण पता होगा, हमें पता है इसके एरर का कारण क्या है। पर अगर कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर, और इसके कारण का पता नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर एक हो सकती है पर्सनल एरर, यह हो सकती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब क्या हुआ, केवल समझाऊंगा, नाम लिखा के उसके बाद आपको लिख लेना उसी तरह से। पर्सनल एरर का मतलब क्या हुआ, इसके नाम पता होने चाहिए, जस्ट आपको ज्यादा बातें नहीं पूछता। पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है, अगर कोई बंदा काम कर रहा है और वो बंदा अच्छे से रीडिंग नहीं ले पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, उसके चश्मा चढ़ गया। अब चश्मा चढ़ गया तो रीडिंग उसको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उसको शॉर्ट साइटनेस हो सकती है या फार साइटनेस हो सकती है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, कटरैक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, परस बायोपिया हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है उसको। तो उसकी आंख में पहले से ही प्रॉब्लम, उसके कारण वो ठीक रीडिंग नहीं ले रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। दूसरा कौन सी हो सकती है, इनके नाम से ही है, इंस्ट्रूमेंटल मेंटल एरर, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही एरर है, यानी कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उस इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही एरर है, वही ठीक नहीं है, वही गलत है, तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो, इसलिए दूसरी एरर हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। तीसरी लीस्ट काउंट एरर। अब आपको लास्ट टाइम बताया था लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, कम से कम की दूरी जो उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके घर में स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, मैंने उसका भी एग्जाम्पल दिया था, 0.1 सेंटीमीटर आप मेजर कर सकते हो उससे। और ये मैंने कहा था कि जो बच्चा पहले से पूरी सीरीज देख रहा है उसको पता चल जाएगा, जैसे मैं लिस्ट काउंट का नाम लूंगा तो उसमें भी एरर हो सकती है। ठीक है भाई, अब इस एरर को क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है भाई, मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में ऐसे ही लिखना आपको, सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर, द एरर अकर इन द सिस्टमैटिक एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, बट द कोज ऑफ द एरर ऑफ द सिस्टमैटिक एरर इज नोन, सो वी कैन रिमूव इट और मिनिमाइज इट। इसको मिनिमाइज भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, रिमूव इट और इसको मिनिमाइज भी किया जा सकता है। अब 3 टाइप की हो सकती है, एक तो पर्सनल एरर जो किसी उस बंदे को खुद को प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, और इसके बाद हो सकती है लिस्ट काउंट की एरर। और भी ऐड कर सकते हो केयरलेसनेस। अब कई बच्चे जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मजाक मजाक में काम करते रहते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, अब 40 बच्चों के 13 3-3 के ग्रुप बना दिए। अब टीचर सभी ग्रुप पे एक साथ कैसे ध्यान दे, टीचर आगे बैठा, उन्होंने समझा दिया एक्सपेरिमेंट ऐसे करना है, तो कुछ बच्चे जो पीछे दिख नहीं रहे तो वो जानबूझ के मटरगश्ती करते हैं, आपको भी पता है, वो उसके कारण जो उनकी जो रीडिंग है वो बार बार गलत आती है, इसलिए उसको कहते हैं केयरलेसनेस के कारण जो एरर आई है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। अब हमें रीजन का पता है, या तो पर्सनल एरर है, हम कहेंगे कि भाई तेरी आंख में दिक्कत है, दूसरा बच्चा आगे करे, इंस्ट्रूमेंट में कमी है तो हम दूसरा ले लेंगे, लिस्ट काउंट की एरर है तो हम उसको चेक करके उसको ठीक कर लेंगे। तो ये सब बातें यहां पे हो सकती है, इसलिए इसको मिनिमाइज या फिर रिमूव किया जा सकता है।
अब बात करते हैं, इसको मिनिमाइज या रिमूव नहीं किया जा सकता। पहली बात याद रखना, इसको मिनिमाइज और रिमूव किया जा सकता है, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट रिमूव इट। रिमूव इट। अब इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमें इसका रीजन नहीं पता भैया, हमें इसका कारण नहीं पता है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या, हमें नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लिया जाए बाइक पे जा रहे हो, अचानक से पेट्रोल खत्म हो गया, आपने उस बाइक को पैदल चलाना शुरू कर दिया। अब रास्ते में कोई आपके जान पहचान का आया, तो उसने आपसे आगे पूछा जी क्या हुआ, तो आप कहोगे पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, तो आप उस एरर का पता है, आप उसको रिमूव कर सकते हो। कैसे? उसमें पेट्रोल डालो, बाइक चल पड़ेगी। तो वो कौन सी एरर थी? सिस्टमेटिक एरर थी। अब आप बाइक चला रहे हो, अचानक से बाइक बंद हो गई। अचानक से बाइक क्या हो गई? बंद। अब बंद होते ही आप पैदल लेके जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे? पता नहीं कैसे बंद होगी, चल ही नहीं रही। तो आपको पता ही नहीं, आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम आप उसका जो करंट देने वाला स्विच था उसको निकाल के साफ कर लोगे, पेट्रोल चेक कर लोगे, बस यही 2-3 काम कर सकते हो। पर आपको नहीं पता, वो मिस्त्री की अलग बात है, उसको छोड़ो। अभी मिस्त्री तो उसको देख लेगा भाई क्या कमी है, उसको छोड़ो। पर तुम्हें खुद की बात कर रहा हूं, तो तुम्हें तो उसका बात का नहीं पता है कैसे इसमें कमी है, क्या कमी है। अगर आपको ये पता होता इसमें कमी ये है, तो आप वही कमी दूर कर देती। जैसे कि पेट्रोल के अंदर जो कमी थी, पेट्रोल नहीं था तो आपने पेट्रोल डाला, चल पड़ी, तो आपको कमी पता थी तो रिमूव कर दिया। पर यहां पे आपको कमी नहीं पता, इसलिए आप उसको रिमूव कर ही नहीं सकते हो। इसलिए हमने क्या किया? वी कैन नॉट रिमूव इट। पर इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। we can minimize it by taking mean of reading। मीन ऑफ रीडिंग हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? हम बार बार रीडिंग लेंगे, हम कहेंगे कम से कम 5 रीडिंग लो, कम से कम 7 रीडिंग लो, और 7 रीडिंग का मीन निकालते हैं। अब जब भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, 10वीं क्लास में भी कुछ एक्सपेरिमेंट लिखवा देते हैं, चाहे आपको परफॉर्म ना करवाए, तो आपने चेक किया हुआ कि 3-4 रीडिंग लेते हैं, टीचर भी कहता है 4 रीडिंग लिख, फिर लास्ट में उन सभी का मीन किया जा सकता है। क्यों मीन किया जाता है? क्योंकि उन सभी का एरर का हमें होगी, तो हमें नहीं पता कैसे एरर आई है, हमें पता ही नहीं, हम उसको रिमूव तो कर नहीं सकते। यहां रिमूव किया जा सकता है, साफ सुथरे अक्षरों में इसको रिमूव किया जा सकता है। अगर इसको रिमूव किया जा सकता है तो इसका मतलब हम इसको मिनिमाइज या फिर रिमूव कर सकते हैं। बट जो रैंडम एरर है, उस रैंडम एरर को हम ना तो रिमूव कर सकते, केवलम उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं? रीडिंग का मीन लेके, यानी कि हमने 4, 5, 6 रीडिंग ले लेंगे और उनका मीन ले लेंगे, और वो मीन हमारा क्या हो जाएगा? रीडिंग बन जाएगा। और अब हम आगे ऐसे ही काम करेंगे, इसी के हिसाब से काम करते हैं, रैंडम एरर के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेन बेसिक कारण है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि इस एरर का कारण नहीं पता होता तो उसको क्या कहते हैं? रैंडम। जिसका पता होता है उसको क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक। दूसरा कारण, इसको रिमूव किया जा सकता है, इसको रिमूव नहीं, मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं ग्रोस एरर। एरर अकर ड्यू टू sheer केयरलेसनेस। अब वही बात है जो यहां पे की थी हमने, यहां पे की थी, केयरलेसनेस के कारण होता है। कोई बंदा उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, अच्छे से रीडिंग है, कुछ लिख दो, सीधी सी आइडिया लेके लिख दो। कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में बारीक रीडिंग होती है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके उसको बड़ा करके देखना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं? अरे छोड़ ना, इसको कर देते हैं ऐसे ही, क्योंकि टीचर कहाँ देख रहा है। तो उसमें क्या करेंगे? वो रफली रीडिंग ले देंगे। उन रफली रीडिंग को क्या कहते हैं? सीयर केयरलेसनेस कहते हैं। और उसी के कारण जो एरर अकर हुई उसको क्या कहते हैं? ग्रोस एरर कहते हैं। ठीक है भैया, ये एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने इनके ऊपर स्ट्रेस इसलिए डाला है क्योंकि यहां से 1-2 क्वेश्चन बन के आया है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है बोर्ड के लिए, उनके लिए सारी बातें लिखनी जरूरी हो जाती है, पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट में मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा। यहां से भी आया है तो वो मैंने बता दिया। ठीक है भैया, इस प्रकार से तो इसको नोट करते रहें और आगे चलते रहें। तो ये था क्या? हमारा एरर था। अब इसके अलावा कुछ दूसरी एरर की हम बात करेंगे, और उन एरर के अंदर नाम होगा, सबसे पहला जो नाम होगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर।
यहाँ पे 2-3 बातें भी मैं आपको सिखाऊंगा। जो बच्चे न्यू कमर्स हैं, जो बच्चे ओल्ड हैं, जिनको पहले ये सब कुछ कर चुके हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। जो न्यू कमर्स है उनकी बात करेंगे। वो अलग थी टाइप्स, अब ये अलग टाइप्स में आ गए। एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे हम सबसे पहले। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन लिखता हूं, जैसे जैसे आगे करूंगा समझ आ जाएगा। एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। एब्सोल्यूट एरर, इट इज द difference of true value and individual measured value. Individual measured value. इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है भैया। सबसे पहली बात तो जो एब्सोल्यूट एरर है, इसको डेल्टा नाम के वर्ड से नोट किया जाता है, और इसके आगे मान लिया जाए वर्ड लगा दिया ए, इस प्रकार से डेल्टा ए। एरर जब भी आपको देखने को मिलेगी तो ये डेल्टा वर्ड लगा मिलेगा आपको। इसको कहते हैं डेल्टा और नबला, या फिर डेल ऑपरेटर, तीसरा नाम होता है डेल। 3 नाम होते हैं इसके, याद रखना। एरर हमें ये लगा मिलेगा आपको लगभग, जब भी हम एरर करेंगे तो ये नबला या फिर इसको डेल्टा ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर कहते हैं, ये लगा मिलेगा। इसका कहना है कि डेल्टा ए इज इक्वल टू में क्या है, ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू को क्या कहा जाता है, मीन वैल्यू। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट में रैंडम एरर होती है तो उस सभी का मीन ले लो, वही हमारी ट्रू वैल्यू बन जाती है, क्योंकि हमें उसके कारण का तो पता नहीं। हाँ, सिस्टमेटिक एरर में पता तो उससे निकाल सकते हैं, पर यहां पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पा रही है, क्योंकि हमें उसके जो कारण है, उस एरर का जो कारण है, रीजन है, वो नहीं मालूम है। एरर का जब रीजन नहीं मालूम है तो इसलिए हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइज करने का तरीका है मीन निकालना। यही बात है, इसलिए हमने यहां पे इस मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोल दिया है। माइनस में मेजर्ड वैल्यू, मान लिया जाए ए लिख दिया मेजर्ड वैल्यू, यहां पे लिख देता हूं मैं ए मीन, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू ही नाम देते हैं इसको। ठीक है, और ए हो गई क्या, मेजर्ड वैल्यू, जो हमारे द्वारा मेजर्ड की जा रही है। ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे दूं, हमारे पास रीडिंग है, मान लिया जाए अगर हमारे पास रीडिंग है, अलग अलग, और उन रीडिंग की बात करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए। रीडिंग है, रीडिंग हमारे पास क्या क्या है, इंडिविजुअल A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इस प्रकार 4 रीडिंग दे दी। यानी हमने कुछ भी मेजर किया है, लेंथ को मेजर कर लिया, पहली लेंथ A1, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे। क्योंकि हम सारे एग्जांपल रैंडम एरर के लेते, सिस्टमेटिक एरर का हमें नहीं पता। सिस्टमेटिक एरर में तो हमें रीजन पता है, रीजन पता तो उसको हटा दिया, अब एरर कहां बच गई। अब 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी, हमने केयरलेसनेस, हमने अच्छे से काम नहीं किया, हमने उसको बता दिया 9.95 सेंटीमीटर। बाद में मैंने कहा कि ध्यान से कर, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा और ध्यान से देख, फिर कह गया हाँ जी 10 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू। अब कहाँ एब्सोल्यूट बच गई, कहाँ कुछ बच गया, कुछ ही नहीं बचा, क्योंकि जो एरर थी वो तो रिमूव कर दिया, 10 का 10 बता दिया, फिर कहाँ बच गई, कुछ नहीं बचा। इसलिए रैंडम एरर के अंदर ही सारी बातें की जाती, क्योंकि वहां पे हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, हम केवल उसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज कैसे करेंगे, मीन लेके, और मीन लेके मिनिमाइज कर लिया, और मिनिमाइज करने के बाद भी हम जानना चाहते हैं कि कितना एरर रह गया, वो हमारा काम है। इसलिए सारे रैंडम एरर के लिए बनी हुई चीजें हैं। तो एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, जितनी रीडिंग है A1 प्लस में A2 प्लस में A3 और प्लस में A4, 4 रीडिंग है, तो डिवाइडेड बाय कितना कर दो, 4। ठीक है भैया, मीन ऐसे ही निकालते हो ना, जितनी रीडिंग है ऊपर लिखो और बटे में जितना नंबर है वो लिख दो। ऐसे ही तो 10 नंबर है तो 10 का सम बटे में 10, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये मीन हो गया। अब इसकी एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर को लिखा जाता है डेल्टा ए से, ऐसे, जिसके आगे डेल्टा ए ऐसे लिखा हुआ, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। तो कैसे करेंगे, ए मीन, ये वैल्यू देखो ये है ए मीन, इसमें से किसको माइनस कर दो, A1 को। ये सारे समझ ले भाई बच्चे, न्यूमेरिकल। इसी प्रकार ये पहली एब्सोल्यूट एरर आ गई, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ गई, किसमें, A1 में और ए मीन में। अब इसके बाद क्या होगा, डेल्टा A2, ये क्या हो जाएगी, दूसरी, दैट इज ए मीन माइनस में A2, ये दूसरी एब्सोल्यूट एरर आ गई। फिर इसके बाद डेल्टा A3, ए मीन माइनस में A3 आ गई। और इसके बाद हो जाएगा आपका डेल्टा A4, ये क्या आ गया, ए मीन माइनस में A4। हमने 4 रीडिंग ली थी, तो ये अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आ गई सभी की, ये रही।
अलग अलग क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से। ठीक है भैया, तो ये क्या था, एब्सोल्यूट एरर थी। तो अभी तक जो हमने किया मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले हमने किया एरर क्या होती है, एरर होती है डिफरेंस किसमें, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को, जो हमारे पास ट्रू है, एग्जैक्ट है उसको, और जो आपने नापा है वो, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है भैया, एरर हमने 3 टाइप के लिए, सिस्टमैटिक एरर, वो एरर जिसका कारण हमें पता होता है, सिस्टमैटिक मैनर में होती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, पर्सनल एरर हो सकती है, खुद के किसी पर्सनल रीजन के कारण, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हो सकती है, लीस्ट काउंट एरर हो सकती है। इसको रिमूव किया जा सकता है, मिनिमाइज भी मतलब रिमूव किया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है। एरर जो रैंडम मैनर में होती है, कभी पॉजिटिव आ जा रही है, कभी नेगेटिव आ जा रही है, इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इसका रीजन कारण हमें नहीं पता, और हम केवल इसको मिनिमाइज करते हैं, कैसे, उसका मीन लेके। और तीसरी है केयरलेसनेस के कारण, आपको समझाई थी, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। इसके बाद ली हमने एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किस किस का डिफरेंस होता है, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं वही है, और उसकी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का, दैट इज ए मीन, और ये ए हो गया। अब पहली निकालेंगे तो ए मीन निकालने का तरीका आपको बता दिया, -A1, ए मीन -A2, और ए मीन -A3, और ए मीन -A4, इस प्रकार से, ऐसे हो गया। अब इसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम से ही जानो, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये पेपर में पूछे जाने वाली सबसे ज्यादा डेफिनेशंस है भाई, ये बता दूं, ये दूसरी हो गई भाई, जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर है वहां पे, और कई बार ये फॉर्मूले आ जाते हैं किसके अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है। अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है सभी का मीन ले लो, यही तो है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द एवरेज और मीन ऑफ, इट इज द एवरेज और मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, ऑल एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उनका मीन ले लो या फिर एवरेज ले लो। कैसे, देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा ए मीन, इसके साथ एम लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने 4 रीडिंग ली थी तो डेल्टा A1 प्लस में डेल्टा A2 प्लस में डेल्टा A3 प्लस में डेल्टा A4, ये 4 हो गई, और इसके भाग में क्या कर दो, 4 कर दो। ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। बस एब्सोल्यूट एरर का मीन ले दिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर, सीधी सी बात है। और मीन और एवरेज का तो सबको पता ही है। हाँ, अगर इसमें n नंबर होते, यानी कि हमारे पास n रीडिंग होती, तो हम कैसे लेते, डेल्टा AN कर देते, और इसके डिवाइड में भी क्या कर देते हम, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर हो गए अब n, तो बटे में भी क्या कर देते, n। इसी प्रकार यहां पे भी अगर n रीडिंग होती तो हम क्या करते, डेल्टा AN, यानी कि n नंबर वाली एब्सोल्यूट एरर ली तो A मीन माइनस में AN, इस प्रकार कर देते। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर को n तक लिया, सॉरी एब्सोल्यूट एरर को, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर को n तक लिया। ये फार्मूले हैं और जस्ट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। और यहां पे क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान होता है, बस लेंथी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है आपको, इसलिए लेंथी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है दूसरा। अब तीसरा जो हमारे पास हो जाएगा, तीसरी जो एरर हो जाएगी वो हो जाएगी रिलेटिव, या इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, पहले लिख देता हूं फिर आपको समझा देता हूं। इट इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, टू मीन वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर कहते हैं या रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल्टा ए मीन, जो अभी अभी निकाला है ये रहा, डेल्टा ए मीन ये रहा, और बटे में क्या ले लो, ए मीन ले लो, इन दोनों का रेशियो। जस्ट डेफिनेशन है, ए मीन निकालना सिखाया था आपको,
तो ए मीन आपको ये निकालना सिखा रखा, देखो सभी नंबर को जोड़ो और जितने नंबर हैं उसके बटे में कर दो। ये भी n नंबर होते तो इसको लिख सकते थे हम a1 प्लस में a2 ऐसे कर करके और कहां तक an तक, और डिवाइडेड बाय में क्या कर सकते थे n, इस प्रकार। ये सब आपको पता है मीन निकालना, 10वीं क्लास में सीख के आते हो मीन कैसे निकालते हो। जितनी रीडिंग दी है उन सभी का सम अप करो और उसके बाद उसके बटे में क्या कर दो, जो जितने नंबर है वो कर दो। ये n नंबर के लिए आपको बता दिया गया, ठीक है भैया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सारी बातें आप बस संयमता के साथ पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी एक एक बातें इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको आगे प्रॉब्लम होगी नहीं। अब करना क्या होता है मैं आपको बताऊं, कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, ये पहले ही बता रहा हूं मैं, और उसके बाद जो मेन मेन बातें उनको नोट करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां डालें, वहां भी आपको मिल जाएंगे। हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या, फिर इसको रिवाइज करो। अब आप ऐसे मत समझना कि मैंने 2 दिन के बाद एक लेक्चर डाला है, इसका रीजन क्या है 2 दिन बाद डालने का लेक्चर। कई बच्चे सोचते होंगे कि 2 दिन के बाद है, इसलिए डालता हूं क्योंकि एरर का टॉपिक करवा दिया। अब एरर पे कम से कम आपका हक बनता है कि 100% कीजिए। अगर मैं हर रोज लेक्चर डाल दूंगा तो आप उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आपको फायदा क्या है, क्योंकि वहां तो न्यूमेरिकल आने हैं मैक्सिमम 45 जो करने होते हैं या 50 आते हैं अब, तो उनमें से कम 35 तो न्यूमेरिकल आते हैं, 35 से लेके 40 तक। बचे हुए 10 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, और आगे जैसे जैसे मुझे लगेगा कि अब सिलेबस को और ज्यादा स्पीड अप करवाना है तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर डालना शुरू कर दूंगा। इसलिए ये आपकी भलाई के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, नहीं तो मैं रोज भी डाल सकता हूं। मेरे को क्या यहां खड़े होकर बनाना और आपको देना है। उसका रीजन यही है कि जैसे कि अब उस दिन डायमेंशन एनालिसिस पे था, पहले उसकी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो, फिर उसके ऊपर कम से कम 50 न्यूमेरिकल कर दो। उसका फायदा क्या होगा, 50 न्यूमेरिकल से उस टॉपिक पे उसकी थ्योरी पे कमांड बनेगी। कभी न्यूमेरिकल को पढ़ के देखना, उस न्यूमेरिकल में सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं, सारी बातें आ जाती हैं उस टॉपिक के बारे में, बस आप पढ़ के तो देखो अच्छे से। इसलिए आप उसको कीजिए, उसके बाद मैं एक आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, 30-40 क्वेश्चन तो मैं भी करवाऊंगा प्रत्येक यूनिट में। इसी प्रकार एरर का टॉपिक आज करवा रहा हूं, तो आपको 1 या 2 दिन का टाइम मैंने दे दिया, तो उसमें आप इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए दिया है। और इस बात के लिए वरीड मत होइए कि भाई सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस सब हो जाएगा। 12th का चल रहा है, 11th का चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। अब दोनों चल रहे हैं तो बहुत टाइमली हो जाएगा सिलेबस आपका। तो इसको कहते हैं रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। ऊपर लीजिए डेल्टा ए मीन निकालना सिखाया था, सारी एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लीजिए और नीचे लिख दिए ए मीन, जो आपको वो सिखाया। और चौथी होती है परसेंटेज एरर। सब जानते हैं परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरर। अब कहीं पे परसेंटेज निकालना होता तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो आपने निकाला है डेल्टा मीन डिवाइडेड बाय में ए मीन, गुणा में कितना कर दो, 100 कर दो, तो परसेंटेज एरर बन जाएगी। ये बन गई परसेंटेज एरर। तो ये 4 टाइप की एरर थी जो मैंने आपको बता दिया, और इनमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको समझना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर से आपको करवा रहा हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू। अब याद रखना इस मीन को ही ट्रू वैल्यू बोल रही हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। जो मीन लिया है उसी को ट्रू वैल्यू बोला, और मेजर्ड जो इंडिविजुअल है अलग अलग, उन दोनों का डिफरेंस। इसको लिखा कैसे जाता है, इस प्रकार से। ये रहा किसको, एब्सोल्यूट एरर को। जहां पे एरर देखने को मिलेगी वहां डेल्टा वर्ड जरूर लिखने को मिलेगा, ए मीन माइनस ए, इस प्रकार। अब हमने एग्जांपल दे दिया, मान लिया रीडिंग है A1 A2 A3 A4, तो आप कैसे करोगे, आप करोगे ए मीन निकालोगे, चारों को जोड़ के बटे में 4, फिर डेल्टा A1 ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 ए मीन माइनस A2, डेल्टा A3 ए मीन माइनस A3, डेल्टा A4 ए मीन माइनस A4। अगर ये n तक होती तो डेल्टा A1 ए मीन माइनस A1, इस प्रकार। फिर आगे इसके बाद हमने ली मीन एब्सोल्यूट एरर, जो ऊपर रीडिंग ली सभी का मीन निकाल दो, यही होता है। फिर हमने क्या लिया है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन कर दो। फिर आ जाएगा परसेंटेज एरर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इस प्रकार। ये पूरा रीडिंग का और ये पूरा जो है आपका फिनिश है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको कैसे क्वेश्चन देगा, एग्जाम्पल के तौर पर वो कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया गया, जहां म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू मेजरमेंट में 1.42 है, 1.4 है, 1.38 है। मैं 3 रीडिंग के साथ बता रहा हूं ताकि लंबा क्वेश्चन ना खींचे, टाइम ज्यादा ना हो। अब सबसे पहले क्या कीजिए, इसका मीन निकाल लीजिए। अब सारी एरर निकालनी यहां पे, मीन कैसे निकालेंगे, वो 1.4 प्लस में 1.42 प्लस में 1.38 और भाग में कितना हो जाएगा 3,
ये मीन निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा, निकालो, इसका सम अप करो। मैं मोबाइल फ़ोन का सारा ले रहा हूँ, आप मत लेना भैया। 1.4 प्लस 1.42 प्लस 1.38, ये हो गया 4.2, और इसके भाग में कितना करना है, 3, तो आ जाएगा 1.4। इस प्रकार से आ गया, ये आगे क्या, मीन। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, निकाल लीजिए, क्या होगा, ए मीन माइनस A1। अब ए मीन कितना है, 1.4 आया, सिखाया गया था अभी एब्सोल्यूट एरर, और A1 कितना, पहली रीडिंग, इसको बोल दीजिए, इसको आप A1 बोल दीजिए, इसको आप A2 बोल दीजिए अपनी तरफ से, और इसको आप A3 बोल दीजिए, इस प्रकार। अब 1.4 माइनस 1.42, तो कितना बनेगा, ये 0.02, ये बन गया, किसके साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। फिर निकालिए डेल्टा A2, अब डेल्टा A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए मीन, जिसकी वैल्यू क्या है, 1.4 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 1.4, तो माइनस करोगे तो कितना आ गया, 0। अब तीसरी निकालो डेल्टा A3, ए मीन कितना आया, 1.4, और A3 की वैल्यू कितनी है, 1.38, अगर निकालोगे तो 0.02 प्लस का, ये हो गया। याद रखना, ये बात आपको बस जस्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर करके याद रखनी है, इस तरह से। ये हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़िए, ये तो पहला पार्ट हो गया जहां एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी, ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, वो चारों ही निकाल के दिखाऊंगा जो ऊपर निकाली थी, एब्सोल्यूट एरर। अब यहां पे एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है उसका मैं यहां पे निवारण करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना, जो बच्चे हैं सारे के सारे जो गलती करते हैं, अब वो क्या करते हैं, यहां पे इस माइनस साइन को देख के, जो ये माइनस साइन लगा ना, माइनस 0.02, तो यहां पे माइनस कर देते हैं। याद रखना, एरर हमेशा प्लस होती है भैया, बेशक यहां नेगेटिव साइन है तो आपको कभी भी माइनस नहीं लगाना है, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन जब भी हल करोगे तो इसमें सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है, जैसे अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो उसको क्या करेंगे हम, डेल्टा A1 प्लस में डेल्टा A2 प्लस में डेल्टा A3 और भाग में 3। अब बच्चे क्या करते हैं, A1 की वैल्यू जी 0.02 माइनस की, यहां माइनस लगा देते हैं, तो एरर कभी भी माइनस नहीं होती, हमेशा प्लस होती है, आपको प्लस ही लगानी, बेशक यहां माइनस साइन आया, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। याद रखना, गलती करोगे क्वेश्चन करते हुए। प्लस में डेल्टा A2 की वैल्यू क्या है, 0, और डेल्टा A3 की वैल्यू है 0.02, और बटे में क्या कर दो, 3 करके समा पर कर दो, कितना हो जाएगा, 0.04 भाग में 3, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे इसके बाद, मीन एब्सोल्यूट एरर हम कर चुके हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर जब हम कर चुके हैं तो इसके बाद जो अगला आएगा वो कौन सा आएगा, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, उसका फार्मूला क्या था, डेल्टा A मीन बटे में A मीन। अब डेल्टा A मीन की वैल्यू क्या आई है, ये आई 0.04 भाग में 3, और A मीन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये निकाली 1.4, तो भाग में 1.4, ये हो गया। इसके बाद कौन सी एरर निकालोगे, फ्रैक्शनल एरर के बाद परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए यहां पे क्या कर दो, गुणा में 100, बस कुछ नहीं करना। जो तीसरी निकाली है उसके गुणा में 100 करोगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा भैया। तो ये सारे थे किस हिसाब से निकालना है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके। बस इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, माइनस आई चाहे प्लस आई, एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, प्लस होगी, बस ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको बार बार ये बात बताई कि आपको याद रखना है, याद रखना है। अब चलिए अगली, ये न्यूमेरिकल है, ये बाद में करेंगे, इसके बाद अगली एरर। अब जो अगली एरर करवाने जा रहा हूं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसके भी जान लीजिए। जो अब एरर होंगी वो होगा प्रोपेगेशन ऑफ एरर, टॉपिक होगा प्रोपेगेशन ऑफ एरर। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, दूसरा नाम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक का नाम, प्रोपेगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इस टॉपिक की बात करेंगे तो इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक आया है, जब भी क्वेश्चन आया है मैक्सिमम टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम टाइम। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा पार्ट है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या दुनिया की बात करोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम के अंदर, एरर इन सम,
एरर इन एडिशन बोल दो या सम बोल दो, उसमें एरर देखनी है, यानी कि समेशन की बात कर रहे हैं हम, एडिशन की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं 2-3 बातें इसी में बताऊंगा, सभी में नहीं बताऊंगा। पहली बात समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू में a प्लस में b, ऐसा। अब ये जो x a और b है ये रीडिंग है, जो एग्जैक्ट रीडिंग है। मैं कह दूं a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, दोनों को जोड़ोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8, ये एग्जैक्ट है। अब x के अंदर एरर इन x इज डेल्टा x, इतनी। मैंने पहले ही कहा था जहां एरर होगी उसके साथ डेल्टा वर्ड लगा होगा। इस x के अंदर कितनी एरर हो सकती है, डेल्टा x एरर हो सकती है, ये मानिए। इसी प्रकार एरर इन a इज डेल्टा a, a के अंदर एरर कितनी हो सकती है, डेल्टा a हो सकती है। इसी प्रकार एरर इन b इज डेल्टा b, ये हो सकती है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या कहा, x a और b तो एग्जैक्ट वैल्यू हैं जिनमें कोई एरर नहीं है। अब x के अंदर कितनी एरर निकल के आ सकती है, डेल्टा x। a के अंदर कितनी निकल के आ सकती है, डेल्टा a। b के अंदर कितनी निकल के आ सकती है, डेल्टा b। इस प्रकार जो एरर हो सकती है, और मैंने पहले ही बता दिया एरर को हमेशा डेल्टा नाम के वर्ड के साथ जोड़ के देखेंगे हम। अब हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए आगे, इस पे ध्यान देना, एक पे ध्यान दे लो सारे आ जाएंगे। अब इस x के अंदर कितनी एरर हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा x। अब ये भी लिखाई इतनी, ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, बता चुका हूं। पॉजिटिव एरर भी होती है, नेगेटिव एरर भी। इज इक्वल टू, अब a के अंदर एरर कितनी हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा a हो सकती है, यानी कि प्लस की भी और माइनस की भी। अब बीच में क्या, प्लस साइन डेल्टा b, और इसमें भी एरर कितनी, सॉरी b और प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे लिखेंगे। मैं फिर से समझा रहा हूं, इस x के अंदर कितनी एरर थी, डेल्टा x, इसलिए लिखा x प्लस माइनस डेल्टा x। a के अंदर कितनी थी, डेल्टा a, तो प्लस माइनस डेल्टा a। b के अंदर कितनी थी, डेल्टा b, तो b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे हो सकता है। अब देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, a प्लस में b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। a और b को एक तरफ ले लिया, बाकी को एक तरफ ले लिया। अब ध्यान से देखिए, a प्लस b की वैल्यू तो x है, ध्यान से समझिए। a प्लस b की वैल्यू तो क्या दे रखी है, x दे रखी है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, इस a प्लस b की जगह क्या रख दूं मैं, x रख दूं। यहां क्या बचेगा अब, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये रहेगा। अब इस x से ये वाला x कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग विद प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये बच गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लें। x के अंदर जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है वो है डेल्टा x, यानी कि मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है, डेल्टा x। a के अंदर डेल्टा e, b के अंदर डेल्टा b। अब x में प्लस माइनस कर दीजिए डेल्टा x, a में प्लस माइनस डेल्टा a, b में प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, a और b को अलग लीजिए, तो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b, ये रहा। अब a प्लस b की वैल्यू x बोला है, तो a प्लस b की जगह x से x कैंसिल, ये बच गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैंने अभी भी आपको बताया था, ऐसे वर्ड को डेल्टा a को एब्सोल्यूट एरर के नाम से जाना जाता है तो ये एरर ही, जहां डेल्टा वर्ड जुड़ गया उसको एरर ही कहते हैं, पर डेल्टा a एब्सोल्यूट के साथ जोड़ा जाता था, ऐसी वैल्यू, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, दैट इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू में डेल्टा a प्लस में डेल्टा b, माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। अगर बीच में माइनस साइन लगा देता तो कम से कम हो जाती ना, तो हमें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। अगर a रीडिंग में डेल्टा a एरर है, b रीडिंग में डेल्टा b एरर है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी भैया। इस प्रकार हमें मैक्सिमम ही पता करनी है यहां पे, और ये वर्ड एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करता है, आपको भी पता है एब्सोल्यूट एरर को। और फ्रैक्शनल एरर को कौन डिनोट करता था, दैट इज डेल्टा a मीन बटे में a मीन, ये पता होगा आपको। अभी तो निकलवाई है सारी बातें, अभी तो करवा के हटाऊं। तो इस प्रकार ये था किसमें, एडिशन में या सम में।
कैसे एरर निकालोगे, ऐसे निकालना है जो आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम किस में कहेंगे, सब्सट्रैक्शन में, सॉरी, अब हम किस में करेंगे, सब्सट्रैक्शन में। तो दूसरा हो जाएगा हमारा एरर इन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में एरर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए दैट इज x इज इक्वल टू में a माइनस बी, ये सब्सट्रैक्शन को शो कर रहा है बिल्कुल पीछे वाले की तरह। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, ये आपने आप लिख लेना अगले में, हर में लिखने ही है, हर में लिखने आपको ही लिखने। ये एरर इन x इज डेल्टा x, a इन डेल्टा a, b इन डेल्टा b। यहां प्लस था तो सम बोला, अब हमें यहां माइनस लिया है तो क्या ले लिया, सब्सट्रैक्शन ले लिया। तो हम यहां लिखेंगे क्या, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू में a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम क्या करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, a को अलग से ले लिया, माइनस b को अलग से ले लिया, यहां बच गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इस प्रकार। अब a माइनस b को तो x कहते हैं, ये मालूम है आपको, a माइनस b को क्या कहते हैं, x। तो x प्लस माइनस डेल्टा x, a माइनस b को क्या लिखा, x लिखा, इस पूरे a माइनस b की जगह x रख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इस x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अभी आर रिमेनिंग विद प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसके अंदर मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, दैट इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एरर वही है, मैक्सिमम एरर हमेशा प्लस होती है भैया, याद रखना, मैक्सिमम एरर प्लस होती है। अगर एरर बोल देता, खाली एरर बोल देता, हो सकता है वो माइनस साइन आ जाए, पर मैक्सिमम परमिसिबल एरर हमेशा प्लस होती है। अब मैं यहां पे एक ही चीज आपको दिखाना चाहता हूं बच्चा पार्टी, कि जब आपने मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर एडिशन में लिया था, मतलब सम में लिया था, तो भी यहां डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया है, फार्मूला है। और जब आपने सब्सट्रैक्शन में लिया है तो भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। कहने का मतलब बीच में साइन चाहे माइनस का है, बीच में साइन चाहे प्लस का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर का फार्मूला हमेशा सेम ही रहेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि फॉर्मूला ऑफ, लिख लेना, ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर सेम, इज सेम, दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है, आर सेम लिख दीजिए, आर सेम, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी, ये दोनों पे लागू होता है भैया। इसलिए याद रखना, कई बच्चे गलती जो करते हैं, मिस्टेक जो करते हैं, या माइनस साइन देके या माइनस लगा देते हैं, तो बच्चा माइनस साइन नहीं लगाना प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं लगाना, हमेशा प्लस ही आएगा। जो मिस्टेक करते हो वो भी बता रहा हूं, जो आप मिस्टेक करते हो वो भी यहां बता रहा हूं, जो आप पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी यहां बता रहा हूं, सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूं, सारी बातें आपको यहां बता रहा हूं, और वो इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपकी जो बातें हैं वो अच्छे से हो जाएंगी, तो इसका मतलब आपको फायदा हो जाएगा, और उस फायदे के द्वारा आप कहीं भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए अब तीसरे की बात करते हैं, थर्ड हम बात करेंगे एरर इन, किसके अंदर एरर देखनी है हमें, एरर इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में एरर देखेंगे भाई। अब की बार हमने एडिशन में देख ली, सब्सट्रैक्शन में देख ली, अब मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे। हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू में a गुणा में b, ये x है, a गुणा में b, ये x हो गया। अब x के अंदर एरर कितनी हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा x हो सकती है। a के अंदर एरर कितनी हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा a हो सकती है, बताया गया, ये मैं लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है। मल्टीप्लाई में है तो b के अंदर प्लस माइनस डेल्टा b हो सकती है, ठीक है। अब आगे देखिए, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, सभी बच्चों को मल्टीप्लीकेशन आता है, अच्छी तरीके से आता है। पहले a का इन दोनों के साथ कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी और प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अब इस डेल्टा ए का इसके साथ कीजिए, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, और इसका इसके साथ होगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। कहने का मतलब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, जैसे ए बी प्लस सी डी की मल्टीप्लाई करनी आती होगी वैसे ही किया है, पहले इस ए को इन दोनों के साथ, फिर इस डेल्टा ए को इन दोनों के साथ, ऐसे किया है, ठीक है भैया। अब देखिए आगे, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू में,
यहां पे क्या रहा, ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, इस प्रकार हो गया। अब आगे देखिए, अब ये क्या, डेल्टा ए डेल्टा बी है, मतलब दो स्मॉल एरर का मल्टीप्लीकेशन। अब समझिए ध्यान से, अगर मैं 0.1 की मल्टीप्लाई, एरर तो बहुत स्मॉल होती है ना, बहुत छोटी होती है, 0.1 से करूं तो उत्तर आएगा 0.01, यानी कि खुद से भी छोटा आ गया। जब स्मॉल दो चीजों का मल्टीप्लाई किया जाता तो बहुत छोटा आता है, वही कहानी यहां बन रही है। अगर दोनों छोटे आते इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमने इस टर्म को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है, लिख दो नेग्लेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अगर इनको नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये टर्म बच गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी यहां पे देखिए x इज इक्वल टू में a इंटू बी है, ये सभी को पता, ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पे रखेंगे इसकी जगह, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में x, इस ए बी की जगह x रख दिया, प्लस माइनस a इंटू में डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, ये हो गया। अब इस x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यह क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी, दोनों साइड से किससे डिवाइड कर दो, ए बी से, ए बी से करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय में ए बी इज इक्वल टू में प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाय में ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए भाग में ए बी, इस प्रकार हो गया दोनों तरफ से। अब क्या होगा, देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। अब ए बी की वैल्यू एक्स है, ए बी की वैल्यू एक्स है भैया, आपको पता होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है दैट इज डेल्टा एक्स बटे में एक्स और आगे प्लस माइनस, अरे ए बी की वैल्यू तो एक्स है इसलिए डेल्टा एक्स बाय एक्स, यहां बचा क्या, डेल्टा बी बाय बी डेल्टा ए बाय ए। तो हम क्या करेंगे, आगे ले लेते हैं किसको, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए को प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी को, ऐसे कर सकते हैं। अब ये किसकी एरर है, ये फ्रैक्शनल एरर है भैया। मैंने आपको सिखाया था एब्सोल्यूट एरर मीन बटे में मीन एरर, तो ये डेल्टा एक्स तो मीन एब्सोल्यूट एरर बन गई और एक्स मीन एरर, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। आपकी निगाहें चील की होनी चाहिए भैया, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर की बात यहां पे चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स बटे में एक्स, जहां मैक्सिमम की बात आ जाए तो वहां हमेशा प्लस होता है भाई, डेल्टा बी बाय में बी, ये हो गया भाई मैक्सिमम, और ये फ्रैक्शनल एरर है। अब ध्यान से कोई बच्चा वर्ड देख रहा होगा तो यहां मैंने क्या लिखा था, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को जन्म दिया था, एब्सोल्यूट एरर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, बट जब मेरे पास टर्म आई मल्टीप्लीकेशन की तो वहां मैंने जन्म दिया है किसको, मैक्सिमम फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर को। ये पता होना चाहिए। अब आपका फायदा क्या हो रहा है, जब मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, जिसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं, या परसेंटेज, तो आपको पता चल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ध्यान रखिए, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद हम अगला जो करेंगे वो डिवीजन में करेंगे। बस याद रखना हमने कुछ भी नहीं किया है, बस आप माइंड पे बोधरेशन मत लो कि इतना लंबा चल रहा है, इतनी लंबी चीजें हो रही। मैं आपको बता दूं ये चीजें लंबी नहीं है, केवल जिस बच्चे को इतना पता है कि एक्स के अंदर प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए के अंदर प्लस माइनस डेल्टा ए, बी के अंदर प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इन दोनों की आपस में केवल मल्टीप्लाई करनी है, केवल मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, जैसे ही मल्टीप्लाई करना आते तो फिजिक्स की छोटी छोटी बातें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये स्मॉल हो गया इसलिए नेग्लेक्ट हो गया, फिर ये बच गया, फिर ए बी को एक्स रख दो, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया है, फिर हमने ये किया है और वो किया है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें तो देखिए भैया आपको पता होनी चाहिए, ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला करते हैं चौथा, किस में देखेंगे हम, अब हम देखेंगे डिवीजन में, डिवीजन में एरर देखेंगे। तो x को हम क्या लिखते हैं, a भाग में b, ये डिवीजन बन गया, ये डिवीजन बन गया। अब x के अंदर एरर कितनी हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a के अंदर प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b के अंदर प्लस माइनस डेल्टा b, ये एरर हो सकती। इस प्रकार से वही काम किया जो कर रहे हैं, x के अंदर प्लस माइनस डेल्टा x,
ए के अंदर प्लस माइनस डेल्टा ए, बी के अंदर प्लस माइनस डेल्टा बी। अलग मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वही कर रहा हूं जो आपको दिया गया है। अब देखिए x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, a। अगर यहां से a कॉमन लूंगा तो प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a हो जाएगा इस प्रकार से। ये किसी को कॉमन नहीं लेना आता तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड, a से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली इक्वेशन को, तो a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया तो यहां पे क्या बनेगा, देखिए a से मल्टीप्लाई करना है डेल्टा a, इस पूरी को a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई, अंदर लेके जाओ तो a स्क्वायर और a डेल्टा a, इसके बटे में भी a और इसके बटे में भी क्या हो जाएगा, a, ऐसे हो जाएगा। इसको अलग अलग कर दिया, अब a से कैंसिल, तो a प्लस a इंटू डेल्टा a बाय में a। अब इस a को ले लिया कॉमन, तो यहां कितना बचा 1, ये कॉमन आने के बाद यहां कितना बचा डेल्टा a बाय a, यही तो लिखा है मैंने। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान रखना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड करो, तो a अंदर जाएगा तो a स्क्वायर a डेल्टा a, और ये अलग अलग कर दो अब इसको, a स्क्वायर बाय a, इसके नीचे भी a, एक से a कैंसिल, यहां क्या बच गया a प्लस a इंटू डेल्टा a बाय a को कॉमन लिया, यहां बचा 1, यहां बचा डेल्टा a बाय, तो यही हमने लिखा है 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय। सिमिलरली यहां से किसको कॉमन लेंगे, b को, और क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b भाग में b, इस प्रकार से। बिल्कुल सिमिलर मैनर में चल रहे हैं हम, अलग तरीके से नहीं चल रहे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। अब देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसा हो गया। अब a बाई बी है यहाँ पे, अब a बाई बी है, अब इस a बाई बी को क्या कह सकते हैं हम, a बाई बी को x भी बोला जा सकता है, a बाई बी क्या बोला जा सकता है, इसको x बोला जा सकता है, तो a बाई बी इसको x बोल दिया, या कितना बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ठीक है। अब मैं इसको लेके जाता हूं ऊपर, इसकी पावर 1 थी बच्चा पार्टी, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1, दैट इज 1 प्लस माइनस दैट इज डेल्टा बी बाय में बी, और ये किसका हो जाएगा माइनस का 1। ये बात तो सभी को पता होगी, नीचे जो पावर प्लस 1 में होती है तो ऊपर जाते ही वो माइनस की हो जाती है, अगर नीचे माइनस की होती तो वो ऊपर जाके प्लस की हो जाती। इसको मैं इस तरफ लेके आता हूं तो यहां क्या बचेगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय में x, ये नीचे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a इंटू a, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय में b, ठीक है। ये कैसे हुआ ये समझिए, ये रूल होता है जिसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहां पे लगा है बाइनोमियल एक्सपेंशन, याद रखना फिजिक्स में बहुत काम आएगा आगे भी। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, कहीं आपको लिखा मिला 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसा मिल जाए, ऐसी मिल जाए तो आप ऐसे कर दीजिए 1 प्लस में n इंटू एक्स, अगर n की वैल्यू प्लस है तो प्लस रख दो, n की वैल्यू माइनस है तो माइनस रख दो। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कहीं मिल जाए 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इस n को आगे ले लो, 1 प्लस एन एक्स लिख दो। ये किसने कहा था, बाइनोमियल एक्सपेंशन ने, बस आपको जस्ट याद रखना है। इसी प्रकार मैंने किया है, n की वैल्यू -1 यहां आएगी तो ये प्लस माइनस का और ये माइनस प्लस का बन जाएगा, इसको मैंने जस्ट आगे लिया है, तो प्लस का तो माइनस बन गया और माइनस का प्लस बन गया। कैसे बना फिर से समझो, बाइनोमियल एक्सपेंशन का कहना, अगर आपको कहीं ऐसी टर्म दिखाई दे तो 1 प्लस एन एक्स रख दो, n प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो, या माइनस का 1 था तो माइनस रखा तो प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हम इसको अलग अलग करेंगे तो x बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स, दैट इज x बाय में x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, ऐसे करेंगे अलग अलग से। इनकी मल्टीप्लाई करो, अब 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहले 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और माइनस, तो यहां हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा b भाग में b, हो गया। देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो डेल्टा b बाय b, यहां डेल्टा b बाय b आएगा, उल्टा कर दिया हमने, यहां आएगा डेल्टा b बाय b, और प्लस माइनस यहां आएगा डेल्टा a बाय a, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करो तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस प्लस डेल्टा a बाय में a और डेल्टा b बाय में b, इस प्रकार। अब ये वही कहानी है, याद कीजिए, जब दो एरर स्मॉल मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है,
इसी प्रकार दो एरर स्मॉल जब मल्टीप्लाई होती है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे भैया, क्योंकि ये बहुत छोटी हो गई है। वह एग्जांपल देके आपको समझाया था, एक्स एक्स कैंसिल तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय में एक्स, यहाँ क्या बचा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय में बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय में ए। इस 1 से 1 गया, यहाँ क्या बचा डेल्टा एक्स बाय में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी हो गया। उसी प्रकार मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी हो सकती है, प्लस की, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू में डेल्टा ए बाय ए प्लस में डेल्टा बी बाय बी, ये बन गया। ठीक है, अब याद रखिए एक बात, याद रखिए एक बात, ये मल्टीप्लीकेशन था, इसका फार्मूला भी यही है, और ये डिवीजन का था, इसका फार्मूला भी यही है। अब मैंने क्या बताया, इससे पहले मैंने लिखा था फॉर्मूला ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर सेम, जो एडिशन का है वही सब्सट्रैक्शन का है। अब मैं लिख सकता हूं इसके बाद फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फॉर्मूला ऑफ डिवीजन दोनों सेम होते हैं, ऐसे होते हैं, ये फ्रैक्शनल के होते हैं। तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। मैं आपको अब एग्जांपल दूंगा आगे आगे, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे। उन सभी के एग्जांपल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसके बाद वही देखेंगे कि कैसे होंगे। तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, मैंने क्या समझाया, ध्यान से समझिए। जो मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का वो सेम फार्मूला है, जो एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का वो सेम फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं ये फार्मूले, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय। ये पूरा का पूरा प्रकरण जो आपको करवाया गया, ये इसलिए करवाया गया जो न्यू कमर्स है, बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए, और साथ साथ जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं IIT नीट के लिए, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जैसे ये चीजें निकाल के देखते हो हाथों से, तो एरर के टॉपिक पे कमांड बन जाती है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इन पे नहीं आता, अंदर से घुस के आता है, तो वो अंदर वाली चीज जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सर ने ऐसा क्यों करवाया है, अंदर से घुस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको पता चलेगी। तो ये चारों टॉपिक हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करना, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना, सारी बातें आपको बता दी। अब आप इसको अगर कहीं कुछ बातें हैं तो बार बार रिपीट करके देखिए, आपको पता चलेगा। अब लास्ट है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, 5वां, पावर वाले पे। पावर वाले पे कैसे, देखिए आपको दे दे x इज इक्वल टू a की पावर m और b की पावर n। अब इसमें एरर बताइए, कैसे बताओगे इसमें एरर? एरर बताते हैं, आपको पता मल्टीप्लीकेशन है, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन, तो डेल्टा x बाय में x ऐसे ही लगता है, और यहां क्या लगता है डेल्टा a बाय में a प्लस में डेल्टा b बाय में b। अरे यही तो करवाया, अभी अभी कहा था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का फार्मूला सेम होता है, तो ये फार्मूला लिख दिया। अब डिफरेंस क्या है, जो ये पावर आपको ऊपर दिखाई दे रही है, जो आपको ये पावर दिखाई दे रही है इसको आगे ले लो, जो ये पावर दिखाई दे रही है इसको आगे ले लो, बस ये डिफरेंस हो गया क्वेश्चन में। और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर से समझा रहा हूं, जो आपको ये पावर दिखाई दे रही है इसको आगे ले लो, इसको आगे ले लो। अब मान लीजिए आपको कोई कह दे कि P इज इक्वल टू में A की 3 B की 2 और C की स्क्वायर। अब एरर बताओ P के अंदर, तो आप क्या कहोगे जी डेल्टा P बाय P ऐसा, फिर क्या कहोगे A के अंदर 3 आगे, मैंने कहा था इसकी जो पावर होती है उसको आगे लो, तो 3 आगे डेल्टा A बाय A, फिर प्लस साइन के साथ इस स्क्वायर का 2 आगे और डेल्टा B बाय B, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला था, लग गया। पर हमें पता है चाहे मल्टीप्लीकेशन है चाहे डिवीजन है, फार्मूला सेम है, फिर से प्लस साइन, अब इसका भी स्क्वायर है तो आगे और डेल्टा C बाय में C, ऐसे हो जाएगा। समझ आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है तो कुछ नहीं करना, m को आगे लीजिए डेल्टा A बाय n को आगे लीजिए डेल्टा B बाय B, ये आ गई एरर। अगर परसेंटेज एरर बनानी है तो गुणा में हर जगह 100 कर दो, अगर आपको परसेंटेज एरर बनानी है तो हर जगह क्या कर दो 100 कर दो। नीचे देखो, अगर आपको ऐसा दिखे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आपको पता फार्मूला सेम है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, तो 3 आगे डेल्टा A बाय 2 आगे डेल्टा B बाय 2 आगे डेल्टा C बाय C। अगर आपको मिले x इज इक्वल टू A की पावर m डिवाइडेड बाय B की पावर n, तो क्या होगा डेल्टा x बाय x, m आगे डेल्टा A बाय में A प्लस n आगे डेल्टा B बाय में B। आपको पता है चाहे फार्मूला मल्टीप्लीकेशन का है चाहे फार्मूला डिवीजन का, फार्मूले सेम है, इसलिए प्लस होते हैं हमेशा इसी तरह से, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन है चाहे वो डिवीजन है। ये
अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी बातें आपसे करूंगा मैं। अब आगे क्वेश्चन पे ही चलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मान लिया जाए क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से दिया जाएगा, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, द एरर प्रेजेंट इन ए इज 2%, ऐसे ऐसे दिया मिलेगा। तो आप इस समझिए, जब ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रहा है, डेल्टा ए बाय ए गुणा में 100 परसेंटेज एरर, और कहेगा इन बी के अंदर, मतलब डेल्टा बी बाय बी इज 3%, इस प्रकार। फाइंड आउट द एरर इन वाई, और वाई का फार्मूला दे रखा है ए स्क्वायर गुणा बी की पावर 3, ऐसे कहेगा वाई का ये फार्मूला दे रखा हमने, ऐसा बोलेगा कि वाई का ये फार्मूला दे रखा है, ए के अंदर एरर इतनी है, बी के अंदर एरर इतनी है, तो फाइंड आउट द एरर इन वाई। अब आपको पहले तो ध्यान से देखना, ध्यानपूर्वक, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है और उसके ऊपर पावर है, तो फार्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू 2 आगे आता है, पावर जो चढ़ी होती है वो आगे, प्लस इसका 3 आगे, और डेल्टा बी बाय में बी। अब 2 गुणा में डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू क्या है, 2% है, प्लस 3 गुणा में डेल्टा बी बाय बी की वैल्यू क्या है, 3% है, और ये 3 रहा, 1 3 तो ये, और परसेंटेज 3, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 और 4 13%, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, अब ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करवा रहा हूं। इन एल एंड जी इज 1% एंड 2%, फाइंड आउट एरर इन टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड के अंदर आप एरर फाइंड आउट कीजिए। नीचे फार्मूला दे दिया, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी। इसका बड़ा महत्व है, ये आगे चल के पता चलेगा कि ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना, जो भी कांस्टेंट है उनको हटा दो, ये कांस्टेंट है 2 पाई, इसका कोई काम नहीं, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय जी, और इसकी पावर भी 1/2 और इसकी पावर भी 1/2। छोटी क्लास में बता दिया जाता है रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ये बात बता दी जाती है। अब क्या लिखेंगे हम, एरर इन टाइम, यानी कि डेल्टा टी बाई टी, इसी को कहते हैं एरर इन टाइम। अब क्या बनेगा, इज इक्वल टू एल की पावर 1/2, तो 1/2 आगे, डेल्टा एल बाय एल। मैंने कहा था जो भी ऊपर पावर होती है वो आगे आएगी। हालांकि डिवीजन का है और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के फार्मूले सेम लगते हैं, तो प्लस फिर से 1/2 आगे, वही 1/2 आगे, क्योंकि 1/2 पावर, 2 पावर हो तो 2 आगे, 1/2 पावर हो तो 1/2 आगे, 3/4 पावर हो तो 3/4 आगे, ऐसे, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा जी बाय में जी इज इक्वल टू 1/2 गुणा में एरर इन। अब समझ जाना, जहां परसेंटेज एरर की बात कर रहा है उसको फ्रैक्शनल एरर भी कहा जा सकता है और परसेंटेज एरर भी, बस 100 का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। 1% और 2%, तो 1 बटे गुणा में 2, तो इससे कैंसिल होके 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 1.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.5% के बराबर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन की फॉर्मेट है जो आते हैं। अब कई बार क्या होता है, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल, गिवन दैट एरर इन ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। फाइंड आउट एरर इन पी, पी के अंदर एरर फाइंड आउट करो, परसेंटेज में दे दी और फार्मूला बना दिया, P इज इक्वल टू में A की पावर 3, B की पावर 1/2, C की पावर 3/4, C की पावर 3/4 और D की पावर 3/2।
ऐसे ये फॉर्मेट में दे दिया। अब आपको बेसिक पे ध्यान रखना है, इसको कितना कॉम्प्लेक्स दे रहा क्या दे रहा उस पर हमें कोई बात नहीं करनी, हमें बेसिक पे ध्यान देना। दैट इज डेल्टा पी बाय पी, दैट इज डेल्टा पी बाय पी, तो 3 आगे डेल्टा ए बाय में ए, प्लस 1/2 आगे डेल्टा बी बाय बी, प्लस 3/4 आगे डेल्टा सी बाय में सी, प्लस 3/2 आगे डेल्टा डी बाय डी। बस याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, दोनों का फार्मूला सेम होता है। अब कैसे करेंगे, 3 गुणा में डेल्टा ए बाय ए, उसकी परसेंटेज एरर 1, 1/2 गुणा में 2, प्लस 3/4 गुणा में 3, और 3/2 गुणा में 4। अब सभी को काट के और सम अप करना आपको आता ही होगा, सम करोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी। बस इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्मेट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और यही क्वेश्चन बार बार आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए मैंने आपको ये करवाए। अगला क्वेश्चन, कहीं आपको लिखा मिले y इज इक्वल टू में एक्सपोनेंशियल, ऐसे इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, मान ले ऐसा लिखा मिले, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू में e की पावर अल्फा टी, ये दोनों फॉर्मेट एक होते हैं। अब जो पहले के बच्चे हैं उनको तो पता है, जो न्यू कमर्स हैं, नए बच्चे हैं जो 11th क्लास में एंटर हुए हैं, उनके लिए बता रहा हूं। एक्सपोनेंशियल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, छोटे e को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसके ऊपर पावर अल्फा टी है। अब इसमें एरर दे रखा है, किसमें, अल्फा कांस्टेंट है, टाइम में जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो 2% है, और एरर फाइंड आउट करनी है इन y कितनी होगी, ये हमारा सवाल है। इस प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए एक लॉग फंक्शन का सहारा लेना पड़ता है। अब पूरा मैथ का एक लेक्चर में जरूर लगाऊंगा, इंटीग्रेशन बेसिक, देखो एडवांस लेवल का उसमें नहीं करवाऊंगा, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, लोगरिथमिक फंक्शन, और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोशिश रहेगी 1 या 2 लेक्चर आपके लिए मैं प्रस्तुत करूं, ताकि उसके बाद आप पूरी फिजिक्स में अच्छे से काम कर सकें। इसीलिए तो वो बहुत जरूरी है पूरी फिजिक्स के लिए। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे तो लोग लगा दो, लोग y। होता क्या है अभी समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसका पूरा एक लेक्चर, पूरा एक वीडियो लेक्चर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, तो वहां पे आपको पता चल पड़ेगा, सारी बातें पता चल जाएंगी। बस आपको अब इस फॉर्मेट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मैं वो बताता जा रहा हूं। सबसे पहले आप लगा दीजिए लोग, जब आपको ऐसे क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल दिखे, ठीक है। आगे जब लोग लगता है, ये जब एक्सपोनेंशियल हट जाएगा तो इधर लोग आ जाएगा, लोग हट जाएगा तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ऐसा होता, तो यहां बचेगा अल्फा टी। इस प्रकार से मैं फिर से समझा रहा हूं, समझिए। कहीं एक्सपोनेंशियल लगा है तो यहां सिंपल y होगा, अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल को हटा दूं तो इस तरफ लोग आ जाता है, मतलब ये बन गया। अगर अब इस लोग को हटा दूंगा तो इस तरफ क्या चढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये होता है रूल। मैं फिर से समझा रहा हूं, समझिए जरा, मैं फिर से समझा रहा हूं। दैट इज y इज इक्वल टू में e की पावर अल्फा टी, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल है, इसको हटाना है, इसको हटाना तो दूसरी तरफ लोग लगा दो, लोग y, दूसरी तरफ लोग लगा दो, ये बन जाएगा अल्फा टी। इस प्रकार अब लोग का कोई काम नहीं, यहां पे बस सीधा लिख दो, अब डेल्टा y बाय वाई इज इक्वल टू अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट, कोई काम नहीं, तो डेल्टा टी बाय में टी हो जाएगा। अब डेल्टा y बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी, और डेल्टा टी बाई टी की परसेंटेज एरर 2 दे रखी है, तो उत्तर आ जाएगा 2% एग्जैक्टली सेम। इस प्रकार से तो मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये जो एक्सपोनेंशियल हटता है तो इस तरफ लोग आ जाता है, ये आ गया। अगर इस लोग को हटाऊंगा तो इस तरफ क्या चल जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू में e की पावर अल्फा टी, इस तरह से, क्योंकि यहां से लोग हटा दिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रीड करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज, आपको टाइम टी के साथ एनर्जी दे रखी है, दैट इज ई इंटू टी, ये दे रखी है, इज इक्वल टू में ए एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एल्फा टी। ये ए स्क्वायर है भाई, लिखना भूल गया, ए स्क्वायर है एग्जैक्टली, हालांकि ए से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए स्क्वायर। वेयर अल्फा इज 0.2 पर सेकेंड,
मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर ऑफ 1.25, यानी कि ए की मेजरमेंट मतलब डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू दे रहा है कितनी, 1.25%। समझ जाओ, गुणा में 100 लगाओगे तो इस तरफ भी आएगा इस तरफ भी आएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है जी परसेंटेज एरर के लिए गुणा में 100 लगता है, तो उसका भी मैं जवाब दूंगा 2 मीटर को। इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम के मेजरमेंट में, दैट इज डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू में 1.5% है, द परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ई टी एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज। ई टी के अंदर एरर बतानी है, मतलब हमें वैल्यू बतानी है डेल्टा ई बाय ई की, और कब बतानी है, जब टाइम की वैल्यू क्या हो, 5 सेकेंड हो, तब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब वही सवाल, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया एक्सपोनेंशियल वाला। अब इस एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, दैट इज log ई टी। अब ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा 2a, जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा 2a इंटू डेल्टा ए बाय ए, इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो सभी के साथ पहले log लगा दो, बेसिक से सिखा रहा हूं, पहले log लगा लो। तो ये क्या बनेगा, log a स्क्वायर प्लस log एक्सपोनेंट माइनस एल्फा टी। यहां पे 2-3 बातें आ रही हैं, समझिए। इसके साथ मैंने कहा था इस तरफ एक्सपोनेंट है तो इस तरफ आके log ई टी लगेगा, ये लग गया। लो दूसरी बात, जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो log फंक्शन बनाने में प्लस लग जाता है। जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां आ जाएगा प्लस, और जहां पे डिवीजन है वहां जाएगा माइनस। ये log की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि log a बाय बी आपको कहीं लिखा मिले तो आप इसको लिख सकते हो log a माइनस log b, ऐसा लिखा जा सकता है। हमने इस पूरी इक्वेशन को log से मल्टीप्लाई किया था, log से मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को, तो ये तो log ई टी हो गया। तो log a स्क्वायर ये रहा प्लस log एक्सपोनेंट अल्फा टी ये रहा, और जहां आपको log a b दिखाई दे उसको लिखा जाएगा log a प्लस में log b, ऐसे। अगर डिवीजन में है तो माइनस और मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस। ये log फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, याद रखनी है आपको, याद रख लो, log फंक्शन की प्रॉपर्टी है। जहां आपको log a बाय मिले तो log a माइनस log b, जहां मल्टीप्लीकेशन मिले तो प्लस साइन, ये याद रखना आपको। अब देखिए हमने log से मल्टीप्लाई किया था तो यह log ई टी, यहां था मल्टीप्लीकेशन तो log a स्क्वायर log एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा टी। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर, log ई टी इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 log a, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और log एक्सपोनेंट में ये हट जाएगा, यहां बचेगा प्लस माइनस एल्फा टी, बस इतना। मैंने कहा था कि log और एक्सपोनेंट एक साथ नहीं आते हैं, अगर एक्सपोनेंट है साथ में log लगा दिया तो दोनों फिनिश हो जाएंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट करके ये बचेगा। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे आगे, मैं करवाऊंगा पूरा डिटेल में मैथ करवाऊंगा तो वहां पता चल जाएगा, अभी इसको ऐसे याद रख लीजिए। अब ये कोई कहेगा जी मुश्किल पर्सन है, मुश्किल पर्सन बिल्कुल ना भैया, आसान पर्सन है जिसको ये प्रॉपर्टी पता है, वो मैथ सिखाऊंगा तो प्रॉपर्टी आ जाएंगी, हो गया काम। अब देखिए इसको लिखो तो यहां क्या होगा, डेल्टा ई बाय में ई, ये बन जाएगा एल्फा डी टी, एल्फा डी टी बन जाएगा, बस। इज इक्वल टू 2b कॉन्स्टेंट log b कॉन्स्टेंट, यहां बन गया डेल्टा ए बाय ए, प्लस में क्या डी टी, क्योंकि एरर निकालनी, एरर तो प्लस होती है हमेशा, इसमें निकालनी, इसमें कितनी दे रखी है 1.25, पर मुझे दे रखा है डेल्टा टी बाई टी, हमें निकालना केवल ये। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा टी, इस डी से लिखो या डेल्टा से लिखो, दोनों एक ही बात होती है, दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। हो सकता है कि जो नया बच्चा, न्यू कमर्स बच्चा, उसको थोड़ा कम समझ में आए, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसको log की प्रॉपर्टी नहीं पता, वो log की प्रॉपर्टी कर लेगा तो उसका भी पूरा हो जाएगा। पर टी तो 5 सेकंड दे रखा है, 5 सेकंड दे रखा है ये रहा, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 गुणा में 5 बन गया। यहां रखो डेल्टा ए बाय ए कितना है 1.25, ये रहा। डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 गुणा में 5, 7.5 प्लस में 1.5 8.75%। देख लेना भाई मल्टीप्लीकेशन में कहीं गलती ना हो, तो ये बन गया डेल्टा ई बाय ई के बराबर 8.75%। ये आपका पूरा परसेंटेज है। आपको log की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, उसके बाद जस्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा और कुछ नहीं करना, क्योंकि कांस्टेंट को तो हमेशा ही हटाते हैं इस प्रकार से। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 का है भाई, देख लो, इससे मुश्किल प्रश्न बन ही नहीं सकता इस चैप्टर पे, मुश्किल से मुश्किल मैं पहुंच गया हूं मैं। अब अगला, ये अलग फॉर्मेट का है,
जो क्वेश्चन बन सकता है। मैंने सारे फॉर्मेट उठाने की कोशिश की है जो जो क्वेश्चन आपके यहां पूछे जा सकते हैं। अब एक आध क्वेश्चन जो रह गया तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करूंगा तो उसमें कवर अप करवा दूंगा, तो छोड़ूंगा एक भी नहीं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, अब मैंने कहा था ये याद रखना, ये बड़ी अच्छी चीज है, 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, मैं अभी भी बताया था। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। टू 1 mm एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब 1 mm, ये क्या है, किसकी वैल्यू है, डेल्टा एल की वैल्यू है बेटे, याद रखना ऐसी वर्ड मिले। आप समझो इस बात को, ये बातें के अंदर से बातें निकालनी पड़ेगी तब ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी तक जो पहले करवाए थे वो आसान है, अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने हर टाइप कोशिश की है। अब एल के अंदर एक्यूरेसी है 1 mm की, मतलब क्या है, ये 1 mm को सेंटीमीटर में बदलो, पहले तो 0.1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है इस 20 सेंटीमीटर में जो एरर प्रेजेंट हो सकती है वो है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह होता है 1 mm एक्यूरेसी का मतलब एरर इसमें 0.1 सेंटीमीटर है, या तो यह 20.1 रहा होगा या 19.9 रहा होगा। देखिए एरर कैसे निकालते हो, डेल्टा एल कैसे निकालते हो, जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू घटा दो। अगर ये 20 था और मेजर्ड वैल्यू हमने 19.9 निकाली तो कितने का डिफरेंस आ गया, 0.1 को। अगर ये 20 था और मेजर्ड वैल्यू 20.1 की होती तो डिफरेंस कितने का रहा, 0.1। तो ये मतलब है कि उसने 1.1% उसमें एरर दे रखी है, डेल्टा एल दे रखी है, एब्सोल्यूट एरर दे रखी है। एंड टाइम 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। समझिए 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड 100 ऑसिलेशन है ये, 100 ऑसिलेशन, ठीक है। एंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, अभी आ गया 1 सेकेंड, मतलब ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू है बेटे। मतलब समझने का मतलब क्या आ गया, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड और टाइम की वैल्यू कितनी है 90 सेकेंड। मतलब इसमें एक्यूरेसी रिजोल्यूशन 1 सेकेंड का है, मतलब एरर कितनी हो सकती है 1 सेकेंड की, बस 1 सेकेंड की एरर हो सकती है। द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी के डिटर्मिनेशन में एक्यूरेसी बतानी है। ये क्वेश्चन समझने का है, समझ लीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूं, जो न्यू कमर्स बच्चे हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी 11th में आए हैं, तो हो सकता होगा उनको थोड़ा सा मतलब 50% समझ आए। अब बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ आएगा। अब एक बार में आप आइंस्टीन नहीं बनोगे, मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने में आपको टाइम लगेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे ऐसे क्वेश्चन की। पहली बात, जब आपको ऐसे वर्ड मिले 1 mm इन एक्यूरेसी या रिजोल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे एरर जो हो सकती है उस टाइम के अंदर या उस लेंथ के अंदर वो इतनी है। जैसे लेंथ में 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है और टाइम पीरियड में 1 सेकंड की हो सकती है। अब 100 ऑसिलेशन का 90 सेकंड है, इसी क्वेश्चन को वो घुमा सकता था, वो क्या कह सकता था 100 ऑसिलेशन की पर एक ऑसिलेशन का टाइम है 2 सेकंड, ऐसे कर सकता है। एक ऑसिलेशन का टाइम है 2 सेकंड पर 100 ऑसिलेशन की है, तो अब भी आपको क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है 100 ऑसिलेशन का। तो एक ऑसिलेशन का 200 का कितना 200 सेकंड, तो वो टाइम बनता 200। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं, ये भी आया हुआ है जेई मेन 2015 में, इसके बाद रिपीट हुआ था ये सेम क्वेश्चन AIPMT के अंदर जब था, और नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैं पहला पार्ट ये समझा रहा हूं, एक दूसरे इस तरीके से भी आया था, वो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है। अब तो यहां पे उसने टोटल टाइम दे दिया कि 100 ऑसिलेशन का 90 सेकंड है, पर वो कह दे ऑसिलेशन तो 100 है पर एक ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकंड है, तो आपको टोटल टाइम यूज करना है यहां पे, तो कितना हो जाएगा 200। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ फिर से, 100 ऑसिलेशन का 90 सेकंड है, इसमें रिजोल्यूशन 1 सेकंड, मतलब एरर कितनी हो सकती, इतनी। तो यहां से क्या निकाल लिया हमने, डेल्टा टी बाय में टी, ये निकाल लिया। तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 90 हो गया। यहां से निकालो डेल्टा एल भाग में एल, डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब किस में एरर बतानी है, जी में, तो पहले जी का फार्मूला बना लो ना। ये तो क्या हो गया, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर द रूट एल बाई जी। इन कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता एरर में, हटा दो कांस्टेंट को, एरर से हटा दो। पूरी इक्वेशन में से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना तो स्क्वायर अप कर दो, तो टाइम का स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी। स्क्वायर करोगे इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये बचेगा। अब हम यहां पे जी के लिए सोल्व करें, डायरेक्टली एल बाई टी का स्क्वायर, ऐसे करना। ये तरीका ये अपनाना है। कई बच्चे इसमें माइनस साइन लगा देते हैं बाद में, मैं कह रहा हूं तरीका ये होगा जो मैं कर रहा हूं, तरीका ये होगा। मैं बताऊंगा गलती कैसे करते हैं। अब एरर निकालो,
दैट इज डेल्टा जी बाय में जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय में एल प्लस टी का स्क्वायर है तो 2 आगे डेल्टा टी बाय टी, इस तरह से। अब डेल्टा एल की वैल्यू 0.1/20 यहां रखिए, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू 1/90 यहां रखिए, सोल्व कर लीजिए, एरर आ जाएगी इसके अंदर। अब बच्चे कैसे करते हैं मैं बताता हूं जो करते हैं। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। कहेंगे जी ये ऐसा ही तो है, एल बाई जी इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2, तो कहेंगे जी डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इसके आगे 1/2 प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। जी डेल्टा जी बाई जी तो निकालना है, इसको इस तरफ लेकर माइनस कर दो, 1/2 डेल्टा एल बाई एल, इस 2 को इस तरफ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया डेल्टा जी बाई जी। यहां माइनस लगा देते हैं, बिल्कुल गलत, रॉन्ग मेथड, बिल्कुल रॉन्ग मेथड, क्योंकि एरर कभी माइनस होती ही नहीं है, 1000 बार बता चुका हूं, एरर कभी भी माइनस होती नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा, जब भी आप कोई भी फार्मूला निकालो पहले फार्मूला बना लो। पहले मैंने जी का फार्मूला बनाया, आपसे किसी में भी एरर पूछे पहले उसका फार्मूला बनाओ ऐसे, जो पूछा है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो दिया हुआ है वो राइट हैंड साइड में, जो पूछ रहा है उसको लेफ्ट में, जो दिया हुआ उसको राइट हैंड साइड में, ऐसे इस फॉर्मेट में आपको चलना है। मैं बार बार आपको यही बात रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मेट में आपको चलना है, ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए, इस फॉर्मेट में आपको जाना है। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो ये क्वेश्चन है बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है। आपको कहीं वर्ड मिले एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन, इसका मतलब वो डेल्टा, मतलब एरर वाली टर्म दे रखी है, लेंथ में है तो डेल्टा एल, टाइम में है तो डेल्टा टी, जी में होता तो डेल्टा जी, डिस्टेंस में होता तो डेल्टा एस, याद रखना ये बात दी होती है। ठीक है भैया। अब एक क्वेश्चन और रहता है, ये क्वेश्चन AIPMT मेन 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ। पहले ऑल इंडिया PMT होती थी, बाद में इसको नीट बनाया गया। ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इन फ्री फॉल ऑफ बॉडी। अब आपको पता होगा जब फ्री फॉल होता है बॉडी का तो उस टाइम की बातें कर रहा है। फ्री फॉल 9वीं क्लास में भी पढ़ के आए हो, फ्री फॉल में कहा था कि एक्सेलरेशन जी से चेंज हो जाती है, बताया था ना, ए की वैल्यू किससे चेंज होती है, जी से। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, यूटी प्लस में हाफ AT का स्क्वायर। ये चेंज किस में हो जाता है, दैट इज यूटी प्लस में 1/2 GT का स्क्वायर। ये फार्मूला पता होगा आपको, ये फार्मूला, ये ए जी से चेंज होना उसको फ्री फॉल कहते हैं। और फ्रीली फॉल कर दी ऊपर से तो वो क्या वेलोसिटी, जीरो इनिशियल। अगर मैं इस बॉडी को यहीं से फ्री छोड़ दूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो। क्यों, मैंने पकड़ा हुआ ना, रेस्ट पे है, ये पहले रेस्ट पे इनिशियली चल रही है, नहीं चल रही तो रेस्ट पे, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो फार्मूला क्या बन जाता है, 1/2 GT का स्क्वायर, ये बन जाता है। ये फ्री फॉल का एग्जाम्पल। इन द गिवन टाइम ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट जी। वो इस डेटा को जी के लिए एस्टिमेट करने के लिए यूज कर रहा है। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब डेल्टा एस बाय एस गुणा में 100 एंड टाइम आर, डिस्टेंस एंड टाइम, दूसरा टाइम में दे रखा है डेल्टा टी बाई टी, परसेंटेज एरर बोल रहा है तो गुणा में 100 लगा दो, उसमें E1 है इसमें E2 है, ये रही। द परसेंटेज एरर इन जी, जी के अंदर पूछ रहा मतलब डेल्टा जी बाई जी गुणा में 100 पूछ रहा, ये पूछ रहा है। तो ये रहा फार्मूला, ठीक है। इसके बाद तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, दैट इज डेल्टा एस भाग में एस इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई में जी, ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि ये 1/2 तो कांस्टेंट है, प्लस में 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बाय में टी के बराबर। इस प्रकार से हो जाएगा डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं परसेंटेज एरर बनाना चाहूं तो इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को भी 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 से 100 फिर से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, वापस वही बच गया। तो मैं बार बार क्या कहता हूं, चाहे आप परसेंटेज एरर की बात करो और चाहे आप फ्रैक्शनल एरर की बात करो, दोनों एक हो जाती हैं, यहाँ के अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों एक बन। अब आगे देखिए, जब हम ऐसे करते तो फिर वही मिस्टेक बनती है। कैसे, बच्चे क्या करेंगे, डेल्टा जी निकालना तो इस तरफ आके इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस तो एरर में अलाउड ही नहीं होता, इसलिए फिर से क्या हो जाता, मिस्टेक बन जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास था s इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी टी का स्क्वायर, 1/2 कॉन्स्टेंट है, हटा दो, तो हम क्या लिखेंगे s बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। मैंने क्या कहा था, जो निकालना उसको एक साइड रख लो, बाकी को एक साइड, तो अब निकालो, दैट इज डेल्टा जी बाई में जी। अब ये डिवीजन वाला हो गया, डेल्टा एस बाई में एस प्लस 2 है तो 2 आगे डेल्टा टी बाई में टी। अब डेल्टा एस बाई एस की वैल्यू क्या, E1 है तो रख दो E1। अच्छा, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू है E2 तो क्या रख दो, 2 टाइम्स ऑफ E2। तो उत्तर कितना आ गया,
E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2, दैट इज E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2। कई बुक में इसको E1 माइनस 2 E2 दे रखा, वो गलत है, उत्तर आएगा E1 प्लस 2 E2। AIPMT 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर दिया जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल। इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे इसी के, जो PYQ हैं नीट के, IIT मेंस के वहाँ पे, और कुछ जो PYQ CBSE बोर्ड वगैरह या किसी बोर्ड में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अंदर ही बनता है इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।